अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है आपके। आज हम पढ़ेंगे न्यूप्लेजिया की ये 7th वीडियो है। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे एपीसी जीन के बारे में। अब एपीसी जीन क्या है? ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है एक। ठीक है, हमने प्रीवियसली जो जीन्स के नाम पढ़े उनमें जो ट्यूमर सप्रेसर जीन्स है, आरबी हो गई, P53, ATM, MMD, अब बारी है एपीसी जीन की। ठीक है, एपीसी जीन याद रखना, ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है। मैं अब लिख देता हूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन। अब इसका काम क्या है? इसका काम है जी कैच करना बीटा कैटिनिन को। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये बीटा कैटिनिन क्या है, ये क्या सीन है। अब एपीसी कैच करता है बीटा कैटिनिन को। बीटा कैटिनिन जो है वो फ्रीली प्रेजेंट होती है। ठीक है, और इसका काम है उसको कैच करना। ठीक है, अगर बीटा कैटिनिन फ्रीली मौजूद हो तो उसके उसके मतलब के क्या नुकसान है, क्या हो सकता है, वो मैं आपको ना डायग्राम बना के ना तो समझाता हूँ कि क्या सीन बनता है। सही है, ये पुरानी औकात पे आ गए हैं। ठीक है, ये प्रोटॉन को जीन्स का ग्रुप है, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स का ग्रुप है। सही है, तो अब ये समझे, ये बीटा पी कैटनिन है, ये फ्रीली है यहाँ पर। ठीक है, अब अगर ये फ्री हो ना तो ये जाके जो हमारा जीन नंबर 4 है इसको हम कहते हैं एम वाई सी जी। ठीक है, अब आप कहेंगे यार ये नंबर 1 का क्या नाम नहीं बताया, 2 का नहीं बताया, 3 का, चौथे पे आ गया। यार जिस तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे तो जिन जीन्स के नाम इंपॉर्टेंट है ना वो हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो जीन नंबर 4 जो कि ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाता था उसको ये जाके स्टिमुलेट करता है। ठीक है, अगर ये फ्रीली प्रेजेंट हो, और अगर इसको स्टिमुलेट करेगा ये ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाएगा। ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनाएगा तो वो नेक्स्ट जीन्स को स्टिमुलेट करेंगे। नेक्स्ट जीन को स्टिमुलेट करेंगे तो क्या होगा, ये क्या बनाएंगी, साइक्लिन। ठीक है, और सीडी के तो हमें पता है भाई आ गई सेल में मौजूद होते हैं। ठीक है, वो तो वेट करते हैं साइक्लिन बने। अगर साइक्लिन आ गई, सीडी के क्या करेगा, उसके साथ करेगा बाइंड करेगा। ठीक है, और ये आ गया जी ऊपर हमारा सीडी के, साइक्लिन डिपेंड है काइनेस। तो ये मिलकर क्या बनाएंगे, सीडी के कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और अगर सीडी के कॉम्प्लेक्स बन गया तो इनका काम क्या है, ये जाके हमारी जो आरबी प्रोटीन है उसको क्या करेंगे, फास्फोराइलेट कर देंगे। अगर फास्फोराइलेट इसको कर दिया, ठीक है, इसने तो आपको पता है कि इधर इसने क्या कैच किया होता है, E2F। अगर ये फास्फोराइलेट होगी तो इसको भाई ये जाने देता है, कहता है भाई तू फ्री है। ठीक है, तू फ्री है भाई, तू जा सकता है, तूने जहाँ जाना है। और ये कहाँ जाता है, E2F जाता है डीएनए सिंथेसाइजिंग जीन्स के पास। उसके पास जब ये जाएगा तो सेल ओवर प्रोलिफरेशन स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो क्या 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 काम है इसका, बी कैटनिन का। जब ये अगर ये फ्रीली होगा, ठीक है, ये स्टिमुलेट करेगा एमवाईसी जीन को। एमवाईसी जीन ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, फिर क्या साइक्लिन प्रोड्यूस होंगे, सीडी के साथ बाइंड करेंगे, सीडी के कॉम्प्लेक्स बनाएंगे, वो फास्फोरिलेट करेंगे आरबी जीन को। आरबी जीन जो है वो E2F को क्या करेगा, फ्री कर देगा। E2F जाके डीएनए सिंथेसाइजिंग जीन को स्टिमुलेट करेगा और सेल प्रोलिफरेशन की तरफ जाएगा। सही है, अब इसको रोकने वाला भी होना चाहिए भाई। ठीक है, इसको हम ऐसे तो नहीं छोड़ सकते। अब इसको रोकने के लिए यहाँ पर है जी एपीसी जीन, ट्यूमर सप्रेसर जीन। ये क्या बनाता है, ये बनाता है एपीसी प्रोटीन। ठीक है, अब एपीसी प्रोटीन बन गई। एपीसी प्रोटीन का काम है इसको बी कैटानिन को कैच करना ताकि ये फ्री ना हो। सही है, तो एपीसी का आपको समझ लगी, एपीसी इसको कैच करता है बी कैटानिन को, इसको फ्रीली घूमने नहीं देता। ठीक है, अच्छा तो अब बात करेंगे हम ये WNT क्या है। WNT एक सिग्नलिंग पाथवे है। ठीक है, प्रोटीन है ये एक। ठीक है, जब एम्ब्रियो डेवलप होता है तो इसकी प्रोडक्ट्स होती है ना वो WNT की वो प्रोड्यूस होती हैं। सही है, एम्ब्रियो में। तो नॉर्मली जब एक बंदा है वो अडल्ट टाइप की तरफ बढ़ता है तो WNT का काम है कि वो स्टिमुलेट करे प्रोलिफरेशन। कहाँ पर, स्टेम सेल्स पर। स्टेम सेल्स कहाँ पे होते हैं, हेमेटोपोइटिक सिस्टम। ठीक है, इन बोन मैरो। सही है, तो अब WNT जो है वो स्टिमुलेट करता है अपने रिसेप्टर्स को। ठीक है, अब ये समझ लें WNT यहाँ पर है, इसने सेल के अंदर अपने रिसेप्टर्स को स्टिमुलेट कर दिया। ठीक है, इंट्रासेलुलर सिग्नल के जरिए। अगर ये स्टिमुलेट हो गए, ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये एक्ट करते हैं एपीसी प्रोटीन पे। एपीसी प्रोटीन पर ये एक्ट करते हैं और उसे डिस्ट्रॉय कर देते हैं। ठीक है, डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। ठीक है, इनका काम है एपीसी डिस्ट्रक्शन, एपीसी प्रोटीन डिस्ट्रक्शन। अच्छा मुझे बताएं कि अगर एपीसी डिस्ट्रक्शन हो गई, ख़त्म हो गई एपीसी प्रोटीन, ठीक है, फिर क्या होगा,
बी कैटेनिन फ्री है, जाके ये क्या करेगा, एमवाईसी जीन को स्टिमुलेट करेगा। एमवाईसी जीन को स्टिमुलेट करेगा तो फिर क्या होगा, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर बनेंगे, ट्रांसक्रिप्शनल फैक्टर अदर जीन्स को स्टिमुलेट करेंगे, फिर यही वही कहानी है भाई, साइक्लिन सीडीके, फिर फॉस्फोराइलेशन, E2F रिलीज, और फिर सेल प्रोलिफरेशन की तरफ जाएगा। ठीक, WNT बस सिंपल याद रखें, ये एक सिग्नलिंग पाथवे है और एम्ब्रियो में ड्यूरिंग एम्ब्रियोलॉजिकल डेवलपमेंट इसके प्रोडक्ट्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं। सही है। इसी तरह बात करता हूँ एक और जीन की, ट्यूमर सप्रेसर जीन की, या मैं भाई साइड पे लिख देता हूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन की, ई कैडहेरिन नाम है इसका। ठीक है, अब इसका क्या काम है, इसका काम भी यही है, बी कैटेनिन को ट्रैप करना। ठीक है यार, मैं छोटी सी डायग्राम बना देता हूँ यहाँ पर, ये सेल है, सही है, तो ये अपना प्रोटॉन को ट्यूमर सप्रेसर, ठीक हो गया। अब जो है ना ई कैडहेरिन, ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है एक, ठीक है, ये मैं इधर बना देता हूँ ऐसे। अब इसका काम है, क्या काम है जी इसका, इधर देखो, इसका काम है ये जो बी कैटेनिन है इसको ट्रैप करना। ठीक है, इसको अलाउ नहीं करती कि भाई तू कहीं जाए। ठीक है, तो ये भी हेल्प होगी एपीसी जीन को कि भाई तू अकेला नहीं है, मैं तेरे साथ हूँ। इसी तरह आपको पता होगा जिसम में एक सेल तो है नहीं, ठीक है, इसी तरह जो इसके साइड में जो सेल है वहाँ पर भी जाहिर सी बात है ई कैडहेरिन मौजूद होगी। ठीक है, अब जैसे कि मैंने आपको बताया है कि भाई ये जो है अपना ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है, मतलब कि कुछ हिस्सा इसका बाहर है, कुछ हिस्सा इसका अंदर है। ठीक है, अब जो साइड पे नेबरिंग में इसके जो ई कैटेनिन मौजूद है उसका क्या काम है, जाहिर सी बात है उसका भी काम यही है कि भाई बी कैटेनिन को क्या करना है, कि ट्रैप करना। ठीक है, ये मैं लिख देता हूँ बी कैटेनिन। ठीक है, अब इसका जो आप ये समझ लें कि ये जो ट्रांसमेम्ब्रेन है ना, मेम्ब्रेन, ये आपस में क्या करती है, ये ट्रांसमेम्ब्रेन बॉन्डिंग का काम करती है। ठीक है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाती है, मतलब कि आप ये कह लें कि इंट्रासेलुलर जॉइंट समझ लें या बॉन्ड समझ लें। ठीक है, इसे हम कहते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। ये एक सेल को एक सेल से जोड़ के रखती है, जोड़ के रखेगी तो जाहिर सी बात है सेल जो है एक न्यू प्लास्टिक सेल जो बन रहा है। ठीक है, जब एक सेल टाइट्स होंगे तो न्यू सेल्स के लिए जगह ही नहीं होगी। ठीक है, तो प्रोलिफरेशन को ये रोकती है। ठीक है, और ये इनको एक दूसरे के करीब रखती है मजबूती से। ठीक है, तो इसके दो फंक्शन, एक तो इसका काम होगा बी कैटेनिन को ट्रैप करना ताकि वो एमवाईसी जीन्स को स्टिमुलेट ना करे, दूसरा काम है इसका बॉन्डिंग क्रिएट करना। ठीक है, अपने नेबरिंग सेल्स में। तो फर्ज कर लेंगे यार कि ई कैटेनिन जो है डिस्ट्रॉय हो गई, क्या होगा, बी कैटेनिन फ्रीली मौजूद होगी एमवाईसी को स्टिमुलेट करने के लिए, तो सेल प्रोलिफरेशन की तरफ जाएगा। सेकंड थिंग जो होगी, आपको पता है इनके ये बॉन्ड क्रिएट करती है जिसकी वजह से सेल जो है वो एक दूसरे से अटैच रहता है, बॉन्डिंग होती है। अगर ये बॉन्डिंग ही नहीं रहेगी क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गई है ना जीन्स, ठीक है, तो मैंने आपको बताया था एक मैटरनल कॉपी होती है, एक पैटर्नल कॉपी होती है, अगर दोनों जीन, अगर दोनों कॉपीज ही डिस्ट्रॉय हो जाएं तो आपको क्या लगता है कि ये जो ई कैटेरिन है ये प्रोड्यूस होगी, कभी भी नहीं होगी। सही है, तो जब बॉन्डिंग नहीं होगी तो जो न्यू सेल्स हैं, ठीक है, वो तो बड़े फ्री होंगे। ठीक है, फ्री होंगे, वो स्टार्ट इन्वेडिंग द सराउंडिंग टिश्यूज। ठीक है, आपको मैंने बताया था कि भाई जो न्यू प्लास्टिक सेल्स हैं, मेलिग्नेंट ट्यूमर्स हैं, उनका काम ही ये है कि भाई वो सराउंडिंग में जो टिश्यूज हैं उनमें इन्वेड करें, और आप तो उनको भाई जगह दे रहे हैं कि भाई बॉन्डिंग नहीं है, आ जाओ। अगर बॉन्डिंग नहीं है तो भाई सीधी सी बात है वो तो आके पेंट्रेट करेंगे, उनको फ्रीली एक जगह मिली हुई है ना, तो वो आएंगे पेंट्रेट करेंगे और न्यूप्लेसिया जो है वो ग्रो अप करेगा। ठीक है, और ये भी चांस है कि जो ट्यूमर्स बन रहे हैं वो आपके लिम्फेटिक्स में एंटर हो जाएं या आपके ब्लड वेसल्स में एंटर हो जाएं और डिस्टेंस मेटास्टेसिस प्रोड्यूस करें। ठीक है, फिर दूसरी बॉडी के दूसरे पार्ट में चलेंगे थ्रू ब्लड वेसल्स। ठीक है, फ़र्ज़ कर लें कि हमारा जो एपीसी जीन है, ठीक है, ये एक बंदा है, उसमें ये जेनेटिकली इनहेरिटेड ये डिजीज़ है कि उसकी एक कॉपी जो है ना, ये मैटरनल होती है, एक पैटर्नल होती है, उसकी मैटरनल कॉपी पहले डिफेक्टिव थी बाय बर्थ। ठीक है, और जाहिर सी बात है ओल्डर एज में जब वो जाएगा तो चांसेस हैं कि उसकी दूसरी कॉपी भी डिफेक्टिव हो जाए थ्रू रेडिएशंस कह लें या कार्सिनोजेनिक सब्सटेंस के ज़रिए। तो क्या होगा, फिर उसकी दोनों कॉपी डिफेक्टिव है, एपीसी जीन है नहीं, तो फिर बी कैटेनिन जो है वो क्या होगा, बी कैटेनिन फ्रीली अवेलेबल है ना एमवाईसी जीन को, और जो सेल है वो प्रोलिफरेशन की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ये स्पेशली जो ये केस है ना, ये हमें देखने को मिलता है इन द जीआईटी कॉलोन में। ठीक है, मिकोजा को आपको पता है ना, मिकोजा, मिकोजा क्या है, कॉलोन में प्रेजेंट होती है ना हमारे जो जीआईटी है। ठीक है, तो जो मिकोजल सेल्स होते हैं वो फिर ओवरग्रो करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं जी, मिकोजल सेल जो हैं ओवर प्रोलिफरेट करते हैं, ओवर प्रोलिफरेट।
ठीक है। क्यों? क्योंकि एपीसी एक तो भाई जेनेटिकली आप ये कह लें कि जब उसके खान अबाव अजदाद से उसे मिली है, ठीक है, एक डिफेक्टिव कॉपी, और दूसरी रेडिएशन या किसी वजह से हो गया, उसकी दोनों जीन जो हैं डिफेक्टिव हो गई, उस वजह से ये कॉम्प्लिकेशन आती है। और ये ज़्यादातर अगर एपीसी इफेक्ट हो ना, तो फिर म्यूकोजल जो सेल्स हैं हमारे जीआईटी में जो होते हैं, तो वो ओवर प्रोलिफरेट करना स्टार्ट हो जाते हैं। अब वो पेशेंट जो है, ठीक है, जिसमें आप ये कह लें कि म्यूकोजल सेल्स ओवर प्रोलिफरेट हो गए हैं, तो पेशेंट में आप ये कह लें हज़ारों की तादाद में एडिनोमेटिस पॉलिप्स जो है ना, पॉलिप्स क्या होते हैं, ठीक है, फ्रोनेल्स फिंगर लाइक अरेंजमेंट्स, यार बताया था आपको, याद रखना है ये आपने, फ्रोनेल्स, ठीक है, एडिनोमेटिस आपको पता है, एडिनोमा, ठीक है, ये जो एसिनाई पैटर्न बनाते हैं ग्लैंडुलर में, ठीक है, तो ये आपको चीज़ याद होनी चाहिए, फ्रोनेल्स पॉलिप्स कहते हैं, ठीक है। अब एपीसी की फुल फॉर्म भी आप याद रखें, ये कहते हैं हम एडिनोमेटस पॉलीपोसिस कोलाइजीन, ठीक है। अगर ये डिफेक्टिव हो जाएगा तो ये पेशेंट में जो है वो 1000 की तादाद में एडिनोमेटिस पॉलिप्स प्रोड्यूस होंगे विद इन द जीआईटी कॉलन, ठीक है। अब इसका ट्रीटमेंट क्या है, ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। ट्रीटमेंट जो इसका राइट ट्रीटमेंट है, ठीक है, जो सबसे बेस्ट है आप ये कह लें, वो होता है जी पैनक्लेक्टमी, ठीक है। पैनक्लेक्टमी में ये होता है कि रिमूवल ऑफ होल कोलोन, ठीक है, कि रिमूव कर दें उस कोलोन के पार्ट को जहाँ पर आपको एडिनोमेटिस पॉलिप नज़र आए, ठीक है, मतलब कि डायग्नोज करने। क्योंकि अगर आप ये देखें कि 1 साल 2 साल या महीनों के बाद एडिनोमा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा, एडिनोमा जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा अपना कार्सिनोमा में, ठीक है, तो ये सीवियर कंडीशन होगी ना, तो बंदे के लिए, और आप उसे कह लें कि ख़तरे वाली बात है, ठीक है, क्योंकि तमाम एडिनोमेटिस में पॉलिप सेल जो हैं वो प्रोलिफेट करते जाएंगे, ठीक ठीक है, और जब ज़्यादा से सेल जो हैं वो ग्रो करते जाएंगे, ओवर प्रोलिफेट करते जाएंगे, तो इट विल लीड टू पेशेंट डेथ, ठीक है, बंदा तो मर जाएगा। अब ये देखें ना, आप सेल जो है ग्रो करते जा रहे हैं, हद से ज़्यादा करते जा रहे हैं, ठीक है, और जीआईटी में कर रहे हैं, मेन यार हमारा जिस्म का हिस्सा, जहाँ तक हमारी खुराक हर चीज़ हम न्यूट्रिशंस मिलते हैं, अगर वो हिस्सा ही हमारा ख़राब हो जाएगा, ठीक है, ओवर प्रोलिफेशन की नज़र हो जाएगा, तो फिर बंदा जो है वो डेथ की तरफ जाएगा, सही है। तो इसका जो राइट ट्रीटमेंट है वो यही है, पैनक्लेक्टमी, ठीक है, उसके कोलन को रिमूव कर दिया जाए, ठीक है, बाय ऑपरेटिंग, ठीक है। और जब जाहिर सी बात है, जब मिलियंस ऑफ सेल प्रोलिफरेट करेंगे, ठीक है, तो उनमें म्यूटेशंस भी आएंगी, ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा गेन ऑफ फंक्शन होगा म्यूटेशंस का, ठीक है, गेन ऑफ फंक्शन की प्रोटोन को जीन्स जो हैं उनमें गेन ऑफ फंक्शन होगा, ट्यूमर सप्रेसर जीन्स जो हैं उनमें लॉस ऑफ फंक्शन होगा। लॉस ऑफ फंक्शन जब ट्यूमर सप्रेसन जीन्स में होगा, तो उसका क्या मतलब, उसका मतलब है कि वो ओवर प्रोलिफरेशन को नहीं रोक पा रही, और जब वो ओवर प्रोलिफरेशन को नहीं रोक पा रही, तो उसका मतलब है प्रोटोन को जीन्स में गेन ऑफ फंक्शन है, गेन ऑफ फंक्शन म्यूटेशंस, कि वो ओवर प्रोलिफरेट कर रही हैं, वो अपना काम जो है ज़्यादा तेज़ी से कर रही हैं, ठीक है। अब कंडीशंस हैं कि जब एपीसी आपको डिफेक्टिव मिले जेनेटिकली, मतलब कि जेनेटिकली एक जीन डिफेक्टिव है ना, दो होते हैं मैटरनल और पैटर्नल, अगर एक जीन डिफेक्टिव है ना, जैसे क्या कहें जेनेटिकली, तो हम उसको वैसे कहते हैं हेरिडेटरी पॉलीपोसिस कोलाई, ठीक है। छोटी सी यार टर्म है, बस इसको याद रखें, ना करें, कोई इतना ज़रूरी नहीं है, बल्कि ज़रूरी तो है यार हर चीज़ याद रखनी, ठीक है, ठीक है, तो बस ये याद रखना है। अब अक्सर ये होता है कि हमारी बी कैटनिन जो है ये इतनी म्यूटेंट होगी, अगर इसमें म्यूटेशंस आ जाएं, म्यूटेशंस इस हिसाब से हैं कि जो हमारा एपीसी जीन है, एपीसी प्रोटीन है, वो इसे कैच ही ना कर पाए। अगर एपीसी जीन इसको कैच नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें म्यूटेशंस आ गई, इस बंदे ने अपने आप को ये समझ लें कि डोमिनेंट कर लिया है, कि ये देखें, ये कहता है भाई तू मुझे कैच नहीं कर सकता, ठीक है। अगर ये इसे कैच नहीं कर सकेगा, तो ये एमवाईसी के लिए तो फ्रीली अवेलेबल है, फिर क्या होगा, फिर वही होगा कि भाई एमवाईसी ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बनाएगा, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर से अपना नेक्स्ट जीन जब वो स्टिमुलेट होगी, जब वो स्टिमुलेट होंगी तो साइक्लिन बनेगा, साइक्लिन बाइंड करेगा सीडीके से, साइड सीडीके कॉम्प्लेक्स बनेगा, सीडीके कॉम्प्लेक्स आरबी जो जीन प्रोटीन है उसको स्टिमुलेट करेगा और फास्फोराइलेट करेगा, उसको फास्फोरेट करेगा, तो वो E2F को रिलीज़ करेगा, और E2F का काम क्या है आगे, डीएनए सिंथेसाइजिंग जीन्स को स्टिमुलेट करना, और उनका काम है प्रोलिफरेशन स्टार्ट करना, ठीक है, वो डीएनए सिंथेसिस स्टार्ट करती हैं, और फिर प्रोलिफरेशन आपका मुकद्दर है, ठीक है। तो ये बात दोहराने का मकसद ये है कि भाई इस पैटर्न को रट लो, ठीक है,
इसका इफेक्ट क्या होगा, ये बातें बार बार याद करोगे तो भाई आपको आनी है। सही है। अब जी एक और जीन आ गई है, न्यूरोफाइब्रोमिन 1 जी। ये भी ट्यूमर सप्रेसर जीन है, आपने याद रखना है। ये मैं लिख दिया है मैंने इधर, NF1। सही है। इसका काम है रास प्रोटीन को सिग्नल देना। ठीक है। अब आप कहेंगे यार रास प्रोटीन का इसका क्या काम है, रास प्रोटीन तो प्रोटोन को जीन की प्रोडक्ट है। सही बात है आपकी। रास प्रोटीन क्या करती है, ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर से अटैच होती है और इसका काम है इंट्रा सेलुलर सिग्नलिंग देना प्रोटोन को जीन को। ठीक है। अब आपको पता है कि रास प्रोटीन के साथ नॉर्मली क्या होती है, जीडीपी। ठीक है। जब इसको सिग्नल्स मिलते हैं तो ये एक्वायर कर लेती है जीटीपी। ठीक है। और जीटीपी को ये लॉस कर देती है। ठीक है। अब जीटीपी जब तक इसके साथ बाइंड है तो ये फिर जो सिग्नल्स हैं ये देती रहती है नेक्स्ट जीन को। अब जब जीटीपी लॉस कर देगी फिर जीटीपी बाइंड हो जाएगी इससे। ठीक है। तो फिर ये सिग्नल देना बंद कर देगी। ठीक है। अब पॉइंट यहाँ पर आपने ये नोट रखना है कि यार वो क्या चीज़ है जो कि जीटीपी को किक आउट करती है और जीटीपी एक्वायर करती है। ठीक है। अब उसको हम कहते हैं इंट्रिंसिक जीटीपेसिस। जहाँ भी आप नाम सुन लो ना एजिस का, ठीक है, फास्फाटेसिस, अपना लाइपेसिस, इनका काम है तोड़ना। ठीक है। सिंपल याद रखना है, तोड़ना। ठीक है। तो इस रास प्रोटीन पे डोमेन होती है इंट्रिंसिक जीटीपेसिस। इसका काम है कि जीटीपी को, अब ये कह लेंगे, टारगेट करना। ठीक है। और ये डिस्ट्रॉय करती है जीडीपी को जीडीपी में। ठीक है। ताकि जीडीपी लॉस हो जाए और जीडीपी एक्वायर कर ले। और जब जीडीपी एक्वायर करती है रास प्रोटीन तो सिग्नल जो है वो जाना बंद हो जाते हैं। ठीक है। और फिर तब दोबारा सिग्नल कैसे जाएंगे, सिग्नल तब जाएंगे जब ये एक्टिवेट होगा जीएफआर, ये सिग्नल देगा रास प्रोटीन को। ठीक है। और रास प्रोटीन जो है वो जीटीपी एक्वायर कर लेगी और जीटीपी लॉस कर देगी। ठीक है। फिर सिग्नल जो है वो सिग्नल जो है वो अपना आगे जो है वो ट्रांसफ़र होना स्टार्ट हो जाएंगे। ठीक है। मगर इस डोमेन का काम ये है कि ये जीटीपी को डिस्ट्रॉय करे ताकि जो सिग्नल है वो स्टॉप करें, ताकि रास प्रोटीन थोड़े से टाइम के लिए एक्टिवेट हो और सिग्नल दे। क्योंकि अगर जीटीपी यहाँ पर आप ये कह लें कि एक्वायर रही, इसको कोई तोड़ने वाला नहीं है, इसको डिस्ट्रॉय करने वाला नहीं है, तो सिग्नल जो है वो जाते जाएंगे जाते जाएंगे जाते जाएंगे और सेल क्या करेगा, प्रोलिफेशन की तरफ जाएगा। तो NF1 जो है ये सिग्नल देता है, ये स्टिमुलेट करता है इंट्रिंसिक जीटीपेसिस, जो कि एक डोमेन होती है ना रास प्रोटीन पे, ये इसको स्टिमुलेट करता है और ये इसको आप ये कह लें हुक्म देता है कि भाई जीटीपी को तोड़। ठीक है। जीटीपी को तोड़, जीटीपी टूटेगा, जीडीपी आएगा और सिग्नल जो है वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है। तो बस आपने ये चीज़ याद रखनी है। तो न्यूरोफाइब्रोमिन का काम है क्या बनाना, जीएपी। ठीक है। डोमेन को एक्टिवेट करना है। तो जिस तरह प्रोडक्ट होती थी अपना, इसे क्या कहते हैं, आरबी जीन्स की आरबी प्रोटीन, तो NF1 क्या बनाता है, जीएपी। जीएपी की फुल फॉर्म क्या है, जीटीपेसेस एक्टिवेटिंग प्रोटीन। ठीक है। इसका काम है जीटीपेसेस जो है उसको एक्टिवेट करना ताकि वो जीटीपी को डिस्ट्रॉय कर दे। ठीक है। अगर NF1 की मैटरनल और पैटर्नल कॉपी जो डिफेक्टिव हो जाए तो क्या होता है, तो आपने नाम सुना होगा न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस। ठीक है। अगर NF1 की दोनों कॉपी जो है मैटरनल और पैटर्नल डिफेक्टिव हो जाए तो बॉडी के मल्टीपल पार्ट पे स्वेलिंग स्टार्ट हो जाती है। उस कंडीशन को हम कहते हैं न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। ठीक है। न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस 1। ठीक है। ठीक है। एक उसका और भी नाम है, वो बड़ा लंबा सा नाम है, मैं लिख देता हूँ, वॉन रेक्लिंग हाउसेस। ठीक है। मुश्किल नाम है। तो बस इसको याद आपने इस तरह रखना है कि इसके 17 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। ठीक है। और NF1 जो है वो क्या होता है जी, क्रोमोसोम नंबर 17 पे होता है। ठीक है। तो आपको इससे ये होगा कि इसका नाम भी याद हो जाएगा और NF1 का पता भी लग जाएगा ये कौन से क्रोमोसोम नंबर पे होता है। जिस तरह मैंने बात की थी RB कहाँ पर होता है जी, क्रोमोसोम नंबर 13 पे। ठीक है। तो ये चीज़ आपने याद रखनी है। ट्यूमर सप्रेसर जीन है न्यूरोफिब्रिन 2। ठीक है। मैं लिखता हूँ ट्यूमर सप्रेसर जीन है न्यूरोफिब्रिन 1 नहीं, न्यूरोफिब्रिन 2। इसका क्या फंक्शन है, ये जी मैं सेल बना रहा हूँ। सही है।
जल्दी जल्दी बात करता हूँ। ये प्रोटॉन को जीन्स, ये ट्यूमर सप्रेसर जीन्स होगी, ठीक है। अब ये यहाँ पर आप समझ लें, ये हमारी है NF2, ठीक हो गया। ये एक प्रोडक्ट बनाती है, उस प्रोडक्ट का नाम है मेरलिन। क्या है? मेरलिन। अब मेरलिन जो है ये एक ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के साथ अटैच होती है। ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन क्या होती है? जो एक्स्ट्रा सेलर और इंट्रा सेलर इन्वायरमेंट के साथ अटैच हो, ठीक है। इसका भी यही काम है। जिस तरह ये कैडेरिन थी ट्रांसमेम्ब्रेन, इसी तरह ये है, ठीक है। तो मेरलिन होती है इसके साथ अटैच, ठीक है, बाहर की तरफ। और अब मेरलिन एक इनर प्रोडक्ट के साथ अटैच होती है जिसको हम कहते हैं एक्टिन, ठीक है। ये होगी एक्टिन, ये हो गई हमारी CD44, ठीक है। CD44 प्लस मेरलिन प्लस एक्टिन, ठीक है। इन तीनों को हम कहते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ सेल, ठीक है। तो CD44, मेरलिन और एक्टिन जो है ये साइटोस्केलेटन ऑफ सेल है। अब CD44 जो है ये जिस तरह की कैडहेरिन थी ना, जो इसके नेबरिंग में सेल्स होते हैं उसमें बाइंडिंग का काम करती है और ये सेल को जो है वो स्टेबलाइज करती है, ठीक है। तो इसके साथ जब मेरलिन अटैच होगा और फिर साथ में एक्टिन जो है वो अटैच होता है, तो ये कैसे क्या कहते हैं, ये एज अ साइटोस्केलेटन ये काम करती हैं, ठीक है। और इन तीनों को आप ये समझ के कलेक्टिवली हम कहते हैं साइटोस्केलेटन ऑफ सेल। फर्ज कर लें यार कि NF2 डिस्ट्रॉय हो गया, इसकी मैटरनल पैटर्नल कॉपी जो है वो डिफेक्टिव हो गई, तो क्या होगा? डिफेक्टिव हो गई तो सेल जो है वो स्टेबलाइज करेगा? सेल जो है वो नॉर्मल काम करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि मेरलिन वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। मेरलिन जब नहीं होगी तो इनमें तो यार फासले ही बहुत हैं, एक्टिन में और CD40 में। आपको पता है कि लॉन्ग टर्म रिलेशन तो चलता ही नहीं है ना। ये तो मैं चाइना रह के हूँ, मुझे पता लग गया लॉन्ग टर्म रिलेशन का भाई को फ़ायदा ही नहीं है और ना ये रहता है, ठीक है। अब अगर न्यूरोफाइब्रिन 2 जो है डिफेक्टिव हो जाए तो न्यूरोफाइब्रोमेटोसिस टाइप 2 काज होती है। तो पेशेंट में श्वानोमास डेवलप होते हैं। क्या होते हैं जी? श्वानोमास, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, पेशेंट में बायलेटरल श्वानोमास जो है, मतलब आपको पता है ना मरिएट क्रेनियल नर्व अपना ऑडिटरी, तो वहाँ पर भी श्वानोमास जो हैं वो अफेक्ट हो सकते हैं। दूसरी तरफ आप ले लें कि इंक्रीज रिस्क ऑफ मेनिंजियोमा है या फिर अदर ट्यूमर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में है। इस तरह के मतलब कि बहुत सी कंडीशन इससे रिलेटेड अगर ये जीन जो है ये डिफेक्टिव हो जाए, ठीक है, तो ये काफ़ी डिजीज़ क्या मैं कहूँ, डिजीज़ ही कह सकता हूँ कि ये काज कर देता है और ये भी डेथ फेज की तरफ बंदा बढ़ सकता है। सही है जी, ठीक है। तो आज हमने काफ़ी चीज़ डिस्कस कर ली, ठीक है। तो बस रिवाइज कर लें, RP, P53, ATM, MMD2, APC जीन, ई कैडहेरिन, और उसके अलावा हमने बात की न्यूरोफिब्रिन 1 की, न्यूरोफिब्रिन 2 की, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट जीन्स हैं, तो बस स्टेप बाय स्टेप हमने इनको पढ़ते जाना है, ठीक है, याद रखना है। और इंशाल्लाह बस न्यूप्लेजिया का जो एंड होने वाला है आप ये समझ लें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।